हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूं प्रणव ठाकरे और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का बिजनेस इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कैपिटलिज्म के बारे में। इस समय इस लेक्चर में अपन देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म के बारे में। ठीक है, तो सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा अपने को कैपिटलिज्म की हिस्ट्री जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसे वो पता होनी चाहिए। फिर अपन उस स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो बट सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। ये चीज़ें याद रखनी एमसीक्यू पर्पस के लिए। तो सोशलिज्म बोलो, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलो या कमांड इकोनॉमी बोलो, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सोशलिज्म की तरफ। सोशलिज्म क्या है समझते। अब अपन ने कैपिटलिज्म में एक चीज़ देखी थी। क्या देखा था अपन ने कैपिटलिज्म में देखा था कि एंड रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म ये होता है कि दो क्लासेस बन जाते हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। ठीक है, दो क्लासेस बन जाते। और अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो हैव्स का जो नंबर है वो बहुत लेस होता है, मान लेते 2%, और हैव नॉट का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मान लेते 98%। तो एक सवाल उठा कि ऐसी ग्रोथ, ऐसी डेवलपमेंट क्या काम की जिसमें 98% लोग गरीब रह रहे, जिसमें 98% लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सिस्टम क्या काम की। इसी वजह से लोगों ने कैपिटलिज्म पे सवाल उठाना चालू किए। बट किसी पे आरोप लगाना एकदम इजी है, बट किसी चीज़ का सॉल्यूशन देना उतना ही डिफिकल्ट है। तो कैपिटलिज्म नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, तो कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर ऐसी सिस्टम बताओ जो डेमोक्रेसी से अच्छी हो। तो ये सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो कैपिटलिज्म से भला क्या हो सकता है या कैपिटलिज्म से अलग क्या हो सकता है, इसके लिए फिर एक बात उठी। और बात उठने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व की कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स ने उसके ऊपर एक थ्योरी दी। कार्ल मार्क्स, ठीक है, एक फिलोसोफर है। तो कार्ल मार्क्स ने एक इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग की, उसके ऊपर समझा चीज़ों को, और एक चीज़ समझा कि ये 2% लोगों के पास पावर होने का और 98% लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने का एक ही कारण है। कारण क्या है, कारण ये है इन दो लोगों के पास होने वाली एसेट्स, या इसको ही बोला गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो 2% लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास जो फैक्ट्रीज है, उनके पास जो ज़मीन है, वही कारण है एक्सप्लॉयटेशन का। क्यों? क्योंकि इन एसेट से ही उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, और पैसे से मिलती है पावर, और पावर की वजह से होता है 98% लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। तो इन्होंने एक सजेस्ट किया, इन्होंने बोला कि देखो यही सभी चीज़ों का जो प्रॉब्लम है इसकी जड़ इन एसेट्स में छुपी है। तो क्या करो, इन एसेट्स को इनके पास से छीन लो और किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करो। बट दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो एक काम करते, इसको ट्रांसफ़र करो गवर्नमेंट को। मतलब जो भी बिजनेसेस है वो बिजनेस क्लास से लेके किसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट फिर ये बिजनेसेस को रन करेगा, और ऐसा रन करेगा कि इसका फ़ायदा सबको इक्वली होगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो वापस से देखते क्या बोला कार्ल मार्क्स ने। ये बोला कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन या ह्यूमन मिजरी का कारण है वो इन एसेट्स में छुपा है। ये एसेट्स 2% लोगों के पास जमी हुई है, जिसके कारण उनके पास पावर आ जाता है, पैसा आ जाता है, और इस पैसा और पावर के कारण एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है गरीब लोगों का। तो इन एसेट्स को ले लो और इन एसेट्स को लेके गवर्नमेंट के नाम कर दो,
और गवर्नमेंट इन एसेट से इन बिजनेस को कंटिन्यू करेगी और इस तरह से चलाएगी कि इसमें सबका भला होगा, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और सबको इक्वल वेल्थ ट्रांसफ़र होंगी। तो यही सजेशन मिला और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है जनरली सोशलिज्म। ठीक है, इसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? सोशलिज्म। तो सोशलिज्म अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी। सोशलिज्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वापस से जैसे अपन ने कैपिटलिज्म के वक्त एक स्टोरी से शुरुआत की थी, सोशलिज्म के वक्त भी अपन क्या करेंगे? ऐसी स्टोरी, बल्कि वही स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। इस बार भी राम क्या करेगा? राम को बिजनेस करना है, बट इस बार राम क्या करेगा? राम बिजनेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सभी बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी अब किसी की हो गई है? सभी बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो गई। तो राम बस उस कंपनी में काम करेगा जिस बिजनेस को गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, सिमिलरली श्याम भी उसी कंपनी में काम करेगा जो कंपनी गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। एज एन एम्प्लॉय काम करेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, ध्यान से समझना, दोनों भी कंपनीज किन की है? गवर्नमेंट की। तो दोनों भी कंपनीज एक पर्सन की होने के कारण कंपटीशन होगा क्या? नहीं, कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। कंपटीशन होने के लिए दो अलग अलग ओनरशिप होनी चाहिए, बट यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है वो कंपनीज का ओनर कौन है? कंपनीज का ओनर है गवर्नमेंट। तो कंपटीशन होगा क्या? नहीं। तो मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किए जाएंगे। ये जो बिजनेसेस है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाएंगे। सर फिर प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करेंगे तो काय के लिए करेंगे बिजनेस? बिजनेस करेंगे अपन इन लोगों के वेलफेयर मोटिव के लिए। ठीक है, जो भी तुम्हारे इकोनॉमी में लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए बिजनेस किए जाएंगे। गवर्नमेंट सारे बिजनेस को क्या करेगा? ओन करेगा। हाँ, अब बात करते हैं कंज्यूमर की। अरे सर, कंज्यूमर की बात करने से पहले अपने को प्राइजेस की बात करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, पहले प्राइजेस कैसे डिसाइड होते थे? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। यहाँ पे सोशलिज्म थोड़ा आगे बढ़ जाता है, बोलता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइजेस डिसाइड नहीं होंगे, प्राइजेस प्री डिटरमाइंड रहेंगे। मतलब गवर्नमेंट ही प्राइजेस को क्या करेगा? डिसाइड करेगा और गवर्नमेंट ही प्राइजेस सेट करेगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई किताब 100 रुपये की है तो वो मार्केट में 100 रुपये की ही बिकेगी, चाहे उसकी डिमांड कितनी हो, चाहे उसका सप्लाई कितना भी हो। मतलब प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म को यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है? साइडलाइन किया जा रहा है और सब गवर्नमेंट की अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कंज्यूमर के पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता था कैपिटलिज्म में। यहाँ पे देखेंगे कि कंज्यूमर के पास लिमिटेड फ्रीडम होता है। क्यों लिमिटेड फ्रीडम होता है ये चीज़ समझना। कंज्यूमर के पास चॉइसेस ज़्यादा तब आती है जब कंपटीशन होती है। बहुत सारी कंपटीशन है, लोग अलग अलग इनोवेशन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। राम ने कुछ नया लाया तो श्याम भी कुछ नया ला रहा था कैपिटलिज्म में। बट सोशलिज्म में ओनरशिप एक होने के कारण लिमिटेड और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, ज़्यादा इनोवेशन नहीं किया जाता। इसी की वजह से कंज्यूमर के पास जो चॉइसेस होती है ना, वो लिमिटेड होती है। चॉइसेस नहीं होती है ऐसा नहीं, चॉइसेस कैसी होती है? लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये सेटअप है पूरा सोशलिज्म का। यहाँ पे इसको कमांड इकोनॉमी क्यों बोला जाता है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों बोला जाता है, अपने को समझ में आ गया होगा। क्योंकि सारे जो डिसीजन है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन का डिसीजन, कंजम्पशन का डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन, एक्सचेंज का डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को ही सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कहा जाता है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, CPA। समझा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ही सारे इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं। इसी वजह से सोशलिज्म को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा हिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं, बट टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म वॉज पॉपुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स थ्रू बुक नेम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 में ये बुक आया था। ठीक है, कैपिटलिज्म का जो बाइबल बोला जाता है
वेल्थ ऑफ नेशन, इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो एडम स्मिथ ने लिखा था, वो कब आया था? वो 1776 में आया था। ये साल भी याद रखने के लिए है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आया था? 1848 में। कार्ल मार्क्स, ये है कार्ल मार्क्स, ठीक है, और ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्होंने इस बुक में सोशलिज्म को प्रोपाउंड किया था। इसका मतलब क्या है कि सोशलिज्म का कंसेप्ट पहले भी था, पहले भी लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो, बट इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जिसने रखा और जिसने इस सोशलिज्म को एक मूवमेंट, एक आइडियोलॉजी बनाया, वो थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सोशलिज्म की? सबसे पहले कलेक्टिव ओनरशिप, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय कम्युनिटी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है उसको बोला जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्रीज, ठीक है। अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करके रखेगा? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी यानी कोई समाज, कोई सोसाइटी, बट सोसाइटी कैसे किसी चीज़ को ओन कर सकती है? तो सोसाइटी को ओन कर रही है, सोसाइटी ओन कर रही है यानी पब्लिक ओन कर रही है। इसका मतलब कौन ओन कर रही है? गवर्नमेंट किसी चीज़ को ओन कर रही है विथ लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप रहेंगी, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेंगी, बट कैसे रहेंगी? वेरी लिमिटेड, ठीक है। ऑफ स्मॉल फार्म्स और एंड वर्कशॉप, प्रॉफिट मोटिव इज नॉट सेंट्रल, रिसोर्सेज आर यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मोटिव कहाँ पे देखने को मिलता था? कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में ये बात होती थी कि हमें सब कुछ जो करना है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करना है, और हमने देखा था कि हम प्रॉफिट के पीछे अगर ज़्यादा भागेंगे तो सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। इसीलिए यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट को सेंट्रली नहीं रखा, हमने वेलफेयर को सेंटर में रखा, ठीक है, वेलफेयर को अपन ने सेंटर में रखा। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेक्स मेजर इकोनॉमिक डिसीजन डिफाइनिंग व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये जो हमारे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, इन सारे का डिसीजन कौन ले रहा है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ले रही है, ठीक है। हम सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे। अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर चॉइस की कमी होती है। लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होता है? प्लान्ड होता है। कौन प्लान करता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्रोडक्शन प्लान करती है, वो डिसाइड करती है कि हम इस इकोनॉमी में प्रोडक्ट ए बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट बी बनाने वाले हैं और प्रोडक्ट सी बनाने वाले हैं। तो ये प्लानिंग पहले से की जाती है। अब प्लानिंग पहले से है तो क्या होता है? लिमिटेड चॉइसेस कंज्यूमर के पास होती है, ठीक है। While the basic needs are guaranteed, consumer have restricted choice within the planned range. हाँ, तुम्हारे पास गारंटी होगी कि तुम्हारी जो बेसिक नीड्स है वो सारी फुलफिल की जाएंगी, बट तुम्हें चॉइसेस वाइड रेंज में मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेक्स्ट पॉइंट अपना, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज आर रिड्यूस थ्रू लैक ऑफ प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड विथ इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड फैसिलिटीज। यहाँ पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो सबसे बड़ा डीमेरिट है कैपिटलिज्म का, वो यहाँ पे टैकल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन बिजनेसेस को ऐसे चलाएगी जिससे सबका बेनिफिट इक्वली हो, किसी का बेनिफिट ज़्यादा, किसी का बेनिफिट कम, ऐसे कभी भी नहीं होगा। सबका बेनिफिट इक्वली होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कोई भी क्लासेस नहीं बनेंगी, क्योंकि कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ कभी नहीं आएंगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सबको कैसे हो रहा है? इक्वल हो रहा है। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म exist but play a secondary role. Prices are administered by central authority based on socio-economic goals. प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेट यानी कंट्रोल। प्राइस कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड कर रही है कि प्राइस क्या होगी। तो सवाल उठता है कि सर इकोनॉमी में तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो हर एक की प्राइस सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या? हाँ, ये बहुत मतलब एक थोड़ा सा मैडनेस जैसा लगता है, बट हाँ, बहुत सारी जो प्राइजेस है, मोस्ट ऑफ द प्राइजेस है वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है। बाकायदा कोटेशंस रेट्स बेचती है, रेट्स के कोड्स कि ये बुक इतने में बिकेगी, ये मोबाइल इतने में बिकेगा। ऐसा होता है थेरोटिकल सोशलिज्म में, ठीक है। हाँ, अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं रहेंगी। द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर लीडिंग नो कंपटीशन इन द मार्केट। प्रोड्यूसर एक ही है, प्रोड्यूसर एक ही, कौन है? स्टेट, स्टेट यानी गवर्नमेंट,
एक ही गवर्नमेंट है और एक ही प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर एक होने की वजह से कंपटीशन नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का फ़ायदा क्या है, सोशलिज्म के मेरिट्स क्या है। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएंगी और सबको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेंगी और सबको मिलेगा जस्टिस। इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट फेयरनेस। अपन ने देखा था कि कैपिटलिज्म की जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी जिसमें रिच लोगों को ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और पुअर को कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ग्रोथ करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सभी चीज़ें जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबको इक्वली प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट बैलेंस डेवलपमेंट, सेंट्रल प्लानिंग कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज फॉर इफिशिएंट रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे अपन ने कैपिटलिज्म में देखा था कि चीज़ें अपने आप चलती रहेंगी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, मार्केट मैकेनिज्म पे बेसिस पे। बट यहाँ पे चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट मैकेनिज्म के भरोसे नहीं छोड़ी जाती, यहाँ पे सारी चीज़ें प्लान की जाती है कि कितना प्रोडक्शन होगा, बाकायदा ये चीज़ प्लान की जाती है कि कितने बुक्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, कितनी चेयर्स प्रोड्यूस करनी है, कितने टेबल्स प्रोड्यूस करने हैं, ये सारी चीज़ प्लान की जाती है। और जब चीज़ों की प्लानिंग होती है तो जो तुम्हारा ग्रोथ है वो इफ़िशिएंट होता है, मतलब वेस्टेज कम होता है, रैपिड होता है, तेज़ी से होता है, और बैलेंस होता है। बैलेंस होता है मतलब जिस सेक्टर पे ध्यान देना है उसी सेक्टर पे अच्छा ध्यान देते हैं हम, और कोई सेक्टर पीछे नहीं छूट जाता। जैसे अपन ने देखा था कि कैपिटलिज्म में क्या हो सकता है, किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो सेक्टर बहुत आगे निकल जाता है और जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पीछे छूट जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी ग्रोथ कैसे होंगी, बैलेंस्ड होंगी, सभी सेक्टर की ग्रोथ होंगी और नियरली इक्वल होंगी। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगी, कुछ सेक्टर्स हमेशा आगे रहेंगे दूसरे सेक्टर से, बट नियरली इक्वल ग्रोथ रहेंगी सभी सेक्टर्स की। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्लान्ड इकोनॉमी मिनिमाइजेस वेस्ट एंड मैक्सिमाइजेस प्रोडक्शन, नो कंपटीशन रिलेटेड वेस्ट ऑन एडवर्टाइजिंग। अपन ने देखा था कि कंपटीशन हेल्पफुल होती है कंज्यूमर के लिए, बट वो कंपटीशन अगर बहुत एक्सेस लेवल पे चली जाए तो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इन सब के खर्चों में जो क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होने से कंज्यूमर को नुकसान होता है। बट यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो क्या है, जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा है, मार्केटिंग पे खर्चा है, वो सारा खत्म हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तुम्हारा जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो वेस्टेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस फ्लक्चुएशन, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहली चीज़ें कैपिटलिज्म में ध्यान देने वाला कोई नहीं था, तो कोई सेक्टर बहुत आगे बढ़ जाता था, कोई सेक्टर बहुत नीचे चला जाता था। इकोनॉमी एज अ होल कभी कभी बहुत ऊपर बढ़ जाती थी, इकोनॉमी में कभी कभी बहुत बड़ा डाउनफॉल आता था। बट यहाँ पे सभी चीज़ें प्लान की जाती है, तो इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो जितने कैपिटलिज्म में आते हैं उतने सोशलिज्म में नहीं आते। सोशलिज्म में इकोनॉमी एक स्टेबल लेवल पे चलती है। ठीक है, आगे कोऑपरेटिव मेंटेलिटी, पहले क्या था, प्रॉफिट मेंटेलिटी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, दूसरे का नुकसान हो जाए तो भी चलेगा। हाँ, बट ये चीज़ याद रखना, प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मेंटेलिटी, इसका ये मतलब नहीं दूसरे के साथ फ्रॉड करना। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं मेरे बारे में सोचूंगा। बट वो जो मेंटेलिटी है वो मेंटेलिटी कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। इसी वजह से सोशलिज्म में प्रमोट की जाती है कोऑपरेटिव मेंटेलिटी। कोऑपरेटिव मेंटेलिटी यानी एक दूसरे की सहायता करना। अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव फॉस्टर्स कोऑपरेशन एंड रिड्यूसेस क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांसेस सोशल वेलफेयर। पैसे के लिए झगड़ना नहीं है, पैसे के लिए झगड़ना नहीं है तो दोनों कभी भी दो ग्रुप्स नहीं बटेंगे सोसाइटी में और उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, राइट टू वर्क एंड लिविंग स्टैंडर्ड, गारंटी एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। सोशलिज्म में सभी चीज़ें प्लान होती है, तो इसमें ये भी प्लान किया जाता है कि अपने कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितने अनएम्प्लॉयड है, उन अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए और जो लोग एम्प्लॉयड है उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे मेंटेन किया जाए, इसके बारे में भी प्लान किया जाता है। इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अपने को कभी भी सोशलिज्म में देखने को नहीं मिलता। आगे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, सेफगार्ड वर्कर्स एंड कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होने की बात ही नहीं आती क्योंकि प्राइजेस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वेजेस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट इस तरीके से डिसाइड करती है जिससे किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये सारे थे अपने मेरिट्स सोशलिज्म के। एक चीज़ रहेगी, सॉरी,
सोशल सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी इंश्योर सिटीजन फील सिक्योर। सोशल सिक्योरिटी यानी क्या? सोशल सिक्योरिटी यानी किसी गुंडों से प्रोटेक्ट करते वगैरह, ये नहीं होता सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी यानी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम मेंटेन कर पाओगे, इसकी गारंटी, इसी को बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो नेसेसरी होता है उस इकोनॉमी में, वो मेंटेन करने को ही सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है। अब ये सोशल सिक्योरिटी की गारंटी तुम्हें कौन प्रोवाइड करता है? CPA, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं, और जो इंटरवेंशन रहता है इकोनॉमी में किसका? लोगों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का, वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे डेमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या क्या इश्यूज है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे आगे। Socialism involves predominance of bureaucracy and resulting inefficient and delays. Moreover, there may also be corruption, red tapeism and favoritism. क्या होता है? ध्यान से समझना। अभी तुमने क्या कर दिए, जो भी बिजनेसेस है वो बिजनेसेस गवर्नमेंट के हाथ में रख दिए। अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट बहुत बड़ी एक सिस्टम है, उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव खुद की मशीनरी है, खुद का एक बड़ा स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसमें क्या है, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना, डिसीजन लेने में उतने ही डिलेज हो जाते हैं, और डिसीजन लेने में अगर बिजनेसेस में डिले हो गए तो रिसोर्सेस का नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 वर्कर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है और तुम्हें उन वर्कर्स को क्या काम देना है, इसके लिए अगर तुम अथॉरिटी के पास जाओगे, वो हायर अथॉरिटी को कॉल करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है तो तुम्हें प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, और डिले हो जाएगा यानी रिसोर्सेज तुम्हारे हो जाएंगे वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स वेस्टेज होता है। रिसोर्स वेस्टेज मतलब इनएफिशिएंसीज होती है, काम में डिले होता है। मोर एवर देयर में ऑल्सो बी करप्शन, रेड टेपिज्म एंड फेवरेटिज्म। करप्शन, रेड टेपिज्म एंड फेवरेटिज्म क्या होता है समझो। करप्शन क्या है कि तुमने क्या किया, किसी गवर्नमेंट के आदमी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत बड़ी फैक्ट्री संभालने की जिम्मेदारी दे दी। अब उसकी सैलरी बहुत कम है और उसके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। अब जब सैलरी कम होती है और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो करप्शन करने की जो पावर है वो उसके पास आ जाती है, प्लस करप्शन करने का मोटिव भी उसके पास आ जाता है क्योंकि उसकी सैलरी कम। तो इसी वजह से जो करप्शन की बात है, वो करप्शन की बात सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो करप्शन हो गया। रेड टेपिज्म और फेवरेटिज्म। रेड टेपिज्म यानी अपने काम को अवॉइड करना, ठीक है, अपने काम को डिले करना, या अपने किसी डिसीजन लेने से क्या करना, रोक देना, या किसी डिसीजन लेने के लिए डिले करना, इसी को बोला जाता है रेड टेपिज्म। तो क्या होता है, सरकारी ऑफिस है, अब सरकारी ऑफिस तो आपको पता ही है कैसे काम करता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी सोशलिज्म में होती है कि डिले होता है डिसीजन लेने में, फाइल आगे बढ़ाने में बहुत सारा डिले होता है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को नुकसान होता है। और फेवरेटिज्म मतलब फेवर किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को फेवर किया जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर होती है, या और कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब तुम एक पर्सन को फेवर करते हो तब दूसरे के राइट्स अपने आप छीन लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है सोशलिज्म में। तो अगर क्वेश्चन आया कि करप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आंसर रहेगा सोशलिज्म। रेड टेपिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सोशलिज्म। ठीक है, हाँ, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स as there is state ownership of a material means of production and state direction and control of nearly all economic activities। अपने को जितने चॉइसेस बहुत सारे होना और उन चॉइसेस में से एक चूज़ करने की एबिलिटी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीडम बोलते हैं। कि मुझे मेरे पास बहुत सारे जॉब्स करने की अपॉर्चुनिटी है और मैं चूज़ कर सकता हूँ जो चाहे वो जॉब मुझे अच्छा लगता है वो जॉब मैं करूँगा, तो इसी को बोला जाता है फ्रीडम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी जो चॉइसेस है और सारे जो डिसीजंस है, वो डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। तो गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारा फ्रीडम क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो जाता है किसमें, सोशलिज्म में। आगे, सोशलिज्म टेक्स अवे बेसिक राइट सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब अपने पास खुद की कमाई हुई चीज़ खुद के नाम पे होना एक बेसिक राइट कंसिडर किया जाता है, जैसे राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू स्पीच होता है। तो ये सारी जो राइट है, वैसे एक राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होता है। ये एक बेसिक राइट कंसिडर किया जाता है अगर बात करें ह्यूमन सोसाइटी की तो, और ये राइट कहीं ना कहीं सोशलिज्म में छीन लिया जाता है।
It will not provide necessary incentive to hard work in the form of profit. अब क्या है कि पहले कैपिटलिज्म में जो इंजीनियर्स काम करते थे या जो एंटरप्रेन्योर्स काम करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, उनके पास इंसेंटिव था, उनके पास रीज़न था वो मेहनत करने का। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनके पास बहुत सारी वेल्थ आ जाएंगी। बट ये जो मोटिव रहता है, ये जो इंसेंटिव रहता है, ये इंसेंटिव सोशलिज्म में ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाजू वाला एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, तुम भी काम कर रहे हो। वो दिन में 4 घंटे टाइम पास करता है, तुम दिन में 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो उसके कंपैरिजन में, फिर भी उसकी सैलरी और तुम्हारी सैलरी सेम है। तो जो प्रॉफिट का मोटिव होता है, जो प्रॉफिट का इंसेंटिव होता है, जो मनी का इंसेंटिव होता है, ये मनी का इंसेंटिव कहीं ना कहीं सोशलिज्म में खो जाता है, जिसकी वजह से सोशलिज्म में कोई भी तरीके का इनोवेशन, कोई भी तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। इसी वजह से अपन देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं, जो इनोवेशंस है, वो कौन से स्टेट से आती है? ऐसे स्टेट से, ऐसे कंट्रीज से आती है जो कैपिटलिस्ट नेचर की है, ना कि सोशलिस्ट नेचर की। और सोशलिस्ट नेचर की जो कंट्रीज़ है वो इन इनोवेशंस को क्या करती है? बस कॉपी करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ निगोशिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इनका कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस है, मतलब जो प्राइजेस गवर्नमेंट ने सेट किए, वो बट ऑब्वियस प्राइजेस कौन से बेसिस पे नहीं रहती? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे नहीं रहती। देयर इज नो प्रॉपर बेसिस for cost calculation. In the absence of such practice, the most economic and scientific allocation of resources and efficient functioning of economic system are impossible. तो एक चीज़ समझना क्या हो रहा है। वो बोल रहे कि तुम्हें कॉस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं रहता, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे तुम प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे हो। और जब तुम मार्केट के प्राइस के अलावा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई ने डिसाइड की, उस प्राइस के अलावा जब कोई प्राइस सेट करते हो, तो हमेशा याद रखना, हमेशा रिसोर्सेस का इनएफिशिएंट यूज़ होता है, अनऑप्टिमम एलोकेशन होता है। अपन एक स्टोरी ऑफ मिल्क समझते क्या होता है, इनएफिशिएंट एलोकेशन कैसे होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किसी इकोनॉमी में मिल्क की प्राइस चलती थी 80 रुपीज़ पर लीटर। कितनी चल रही थी? 80 रुपीज़ पर लीटर। और इकोनॉमी में 10 लोग थे, और 10 लोगों में से उस पॉइंट पे 3 लोग अफोर्ड कर सकते थे मिल्क को। ठीक है, 3 लोग मिल्क को अफोर्ड कर सकते थे, मतलब 1 लीटर मिल्क, ये 1 लीटर, ऐसे 3 लोग अफोर्ड कर सकते थे। टोटल मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता था फिर? 3 लीटर का। समझा? ठीक है। अब ये है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस, मतलब ये मार्केट डिटरमाइंड प्राइस है। तो अगर सोशलिज्म है तो क्या करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई के अलावा प्राइस हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उसके अलावा हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हमने प्राइस डिसाइड की मिल्क की 70 रुपीज़ पर लीटर। कितनी डिसाइड की? 70 रुपीज़ पर लीटर। किसने डिसाइड की होंगी? ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ने। ठीक है, 70 रुपीज़ पर लीटर। तुम बोलोगे सर बहुत अच्छा बात, 80 रुपये में जो चीज़ बिक रही थी वो अभी कितने में बिकेंगी? 70 में बिकेंगी, लोगों का फ़ायदा होगा। बट यहाँ पे लोगों का फ़ायदा नहीं होता। समझो कैसे। मिल्क का प्रोडक्शन अभी भी कितना रहेगा? 3 लीटर का, क्योंकि देखो तुम्हारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की, वो तो चेंज नहीं होने वाली, तो 3 लीटर ही मिल्क प्रोड्यूस होगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा? जैसे ही ये मिल्क का जो रेट है वो कम हो गया, तो ज़्यादा लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो अभी 10 में से मान लेते कि 6 लोग अफोर्ड कर पाएंगे। कितने लोग? 6 लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अब 6 लोग अफोर्ड कर पा रहे, तो सबको तो 3 लीटर ही मिल्क है, तो कितना कितना मिलेगा? आधा लीटर मिल्क मिलेगा। सबको मिल रहा है आधा लीटर मिल्क। इससे नुकसान क्या हुआ समझो। इससे नुकसान ये हुआ कि 3 लोग जो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार थे, वो ज़्यादा प्राइस नहीं दे पा रहे,
और वो क्या कर रहे हैं, उनको जितना मिल्क मिलना चाहिए था, जो वो डिजर्व करते थे, वो नहीं मिल रहा है, उनको आधा लीटर ही मिल्क मिल रहा है। ठीक है, दूसरा नुकसान ये हुआ, पहले तो इन 3 लोगों का नुकसान हुआ, जितना उन्हें कंजम्पशन करना था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वो रिसोर्स सेव किए होंगे। अब वो रिसोर्स उन्होंने अगर सेव किए तो उनका हक बनता है ना कि उनको ज़्यादा कंजम्पशन करने की एबिलिटी हो, तो उनको वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रहे। पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर पहले कमा रहा था 80 इंटू 3 240 रुपीज़, अभी कमा रहा है वो 70 इंटू 3 210 रुपीज़, तो 30 रुपये का प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। अब 30 रुपये के रिसोर्सेज जो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकते थे दूसरे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, या मान लो कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स के लिए, वो नहीं यूज़ हो पाएंगे और इन 3 लोगों का भी हो जाएगा नुकसान। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने अभी प्राइस सेट की मिल्क की 90 रुपीज़ पर लीटर। अब गवर्नमेंट ने 90 रुपीज़ पर लीटर मिल्क की प्राइस सेट करने का, 10 लोग है इकोनॉमी में, 10 लोगों में से अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पर्सन अफोर्ड कर पा रहा है। ठीक है, एक पर्सन अफोर्ड कर पा रहा है, तो वापस से क्या होगा, 3 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन होगा। एक पर्सन अफोर्ड कर पा रहा है, वो भी कितना, 1 लीटर मिल्क ही अफोर्ड कर पा रहा है, तो ये हो जाएगा कि एक पर्सन 1 लीटर इंटू 90 रुपीज़, तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा 90 रुपीज़ का। बट नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि 2 लीटर मिल्क उनका कोई भी नहीं खरीद रहा है, तो उनमें इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, उनकी जो स्टॉक है वो ऐसा का वैसा हो रहा है। अब 2 लोग जो 80 पे अफोर्ड कर पाते थे, बट मार्केट की प्राइजेस ना मानने की वजह से क्या हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा, वो अभी वो गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका कंजम्पशन रुक जाएगा। तो तुम मार्केट रेट से ज़्यादा प्राइस रखो या मार्केट रेट से कम प्राइस रखो, हमेशा तुम्हें नुकसान ही होने वाला है। तो जो सोशलिज्म में होता है, जहाँ पे प्राइजेस मार्केट के हिसाब से नहीं बल्कि खुद के हिसाब से सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है, वहाँ पे हमेशा दिखेगा कि तुम्हें वेस्टेज होगा। वेस्टेज क्या का होगा, वेस्टेज हो रहा है प्रोड्यूसर का, उसका प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है, और कंज्यूमर का भी नुकसान हो रहा है। कंज्यूमर का नुकसान कैसे हो रहा है, जहाँ पे उसको ज़्यादा कंज्यूम करने की एबिलिटी मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे उसको ज़्यादा कंज्यूम करने की एबिलिटी नहीं मिलेंगी। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि प्राइजेस खुद के हिसाब से रखने की वजह से उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पा रही, और अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पा रही तो कुछ ही लोग कंज्यूम कर पा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो अपने को ध्यान में रखनी है कि सोशलिज्म में हमेशा क्या होता है, प्राइजेस एडमिनिस्ट्रेड होती है और वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे नहीं होती, और जिसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है इकोनॉमी में। ठीक है, हाँ, तो ये जो स्टोरी ऑफ मिल्क है ये याद रखना। नेक्स्ट, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय सोशलिज्म विल समटाइम बिकम अनकंट्रोलेबल, दिस विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट देन प्राइवेट मोनोपोलीज अंडर कैपिटलिज्म। कभी कभी स्टेट मोनोपोलीज बन जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोलीज, अपन सीख चुके हैं। मोनोपोलीज यानी एक ही सेलर है पूरे मार्केट में एक ही सेलर है उस तरीके के गुड्स का, और सिर्फ उसकी चलती है। अब ये जो मोनोपोलीज है ये कैपिटलिज्म में भी फॉर्म हो सकते हैं। अगर तुमने पूरे कंपटीशन को कुछ करके साइडलाइन कर दिया और सिर्फ एक ही प्लेयर तुम बच गए, तो मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएंगी। और सोशलिज्म में तो हर बार मोनोपोली होती है, क्योंकि सारी ओनरशिप किसके पास रहती है, गवर्नमेंट के पास। तो कभी कभी ये ओनरशिप ये जो मोनोपोलीज होती है ना, ये मोनोपोलीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो अपने हिसाब से एक्ट करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को तो नुकसान होता ही है, कंज्यूमर्स को यानी उस कंट्री के लोगों को भी, उस इकोनॉमी के लोगों को भी नुकसान होता है। तो ये जो मोनोपोली है, और इन मोनोपोलीज को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो कैपिटलिज्म में मोनोपोलीज होती है वो थोड़े लोअर लेवल की रहती है। यहाँ पे जो मोनोपोलीज होती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, वो बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स में दिखती है और स्ट्रांग होती है, और उनको टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अंडर सोशलिज्म कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये अपन ने देख लिया कि कंज्यूमर के पास जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा वही उसे कंज्यूम करना पड़ेगा, इसके कारण उनके पास क्या होती है, लिमिटेड चॉइस होती है। देयरफॉर व्हाट द स्टेट प्रोड्यूसेस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर। नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तुम अगर तुम्हारे बाजू वाले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस आने चाहिए थे, तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, तो ऐसा कभी नहीं होता।
सब लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है उसको भी सेम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जो कम प्रोडक्टिव है उसको भी सेम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसकी वजह से जो ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन है उसका इंसेंटिव खो जाता है और वो भी कम प्रोडक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी नीचे गिर जाती है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे इंसेंटिव्स करेक्ट नहीं थे, जस्ट बिकॉज गाजर नहीं दिखा। किसको नहीं दिखा? गधे को गाजर नहीं दिखा। ठीक है। लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी, दिस एक्ट एज डिसइंसेंटिव टू वर्क। तो मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से मुझे डांट भी मिल रही है, तो क्या करूँगा मैं? नेक्स्ट टाइम से काम करना ही कम कर दूंगा। तो ये होता है डिसइंसेंटिव टू वर्क। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल। ठीक है। तो ये कभी भी प्रैक्टिकेबल नहीं है। लोग नहीं चाहते कि उनका फ्रीडम इतने ज़्यादा हद तक रेस्ट्रिक्ट हो। तो ये जो थ्योरेटिकल सोशलिज्म है ना, ये बहुत कम लेवल पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। लोग फ्रीडम नहीं देना चाहते, लोग चाहते हैं कि ये जो डिसइंसेंटिव है वो एक लेवल पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। इसी वजह से ऐसा सोशलिज्म तुम कभी भी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये था अपना सभी कुछ सोशलिज्म के बारे में। तो सोशलिज्म में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म, फिर अपन ने देखा क्या देखा अपन ने, मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, और फिर देखा डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? नाम ही बताता है कि हम किसका कॉम्बिनेशन है, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म का। ठीक है। कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन। एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, दोनों के एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 सेक्टर्स में जो इकोनॉमी है वो डिवाइड होती है। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यानी ऐसी कंपनीज जिनकी ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। या ऐसा सेक्टर जो कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। अब ये जो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है उस सेक्टर का, तो उसका जो मोटिव होता है वो कैसा होता है? सोशल वेलफेयर का। ओनरशिप किसके पास रहती है? गवर्नमेंट के पास। किसके इंटरेस्ट में काम करती है? टोटल पब्लिक इंटरेस्ट में। फ्री मार्केट प्राइजेस मैकेनिज्म में बी इलिमिनेटेड। कभी कभी क्या होता है, जो फ्री मार्केट प्राइजेस होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइजेस होती है, उनको साइडलाइन करके खुद की प्राइस गवर्नमेंट लगाती है। जैसे अगर हम देखेंगे तो रेलवेज में अगर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसिंग की जाए तो टिकट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो फ्री मार्केट का मैकेनिज्म है उसको बाजू में रख के खुद प्राइस डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। किस सेक्टर में? पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंट्री करने की अनुमति नहीं होती, मतलब वो प्राइवेट बिजनेस नहीं ओपन कर सकता। उनके लिए होता है फिर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सभी इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशन, जैसे अपन ने कैपिटलिज्म में देखा राम श्याम जैसे लोग, वो होते हैं। उनका प्रॉफिट का मोटिव होता है, ओनरशिप प्राइवेट होती है, वो खुद के लिए काम करते हैं। यहाँ पे किसके लिए काम हो रहा था? पब्लिक सेक्टर में लोगों के लिए, ये खुद के लिए काम करे। और जो प्राइजेस होती है वो किसके बेसिस पे डिपेंड करती है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और बहुत डिस्टिंक्टिव पॉइंट है, इन्हें याद रखना। ठीक है। अब ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट में कंट्रोल और रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर, एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल या फार्मा। अब गवर्नमेंट क्या कर सकता है? सोसाइटी के भले के लिए इन सेक्टर्स को रेगुलेट कर सकता है। 2 वर्ड्स में ध्यान रखना, अलग अलग वर्ड्स है। कंट्रोल नहीं बोला है, क्या बोला है? रेगुलेट। रेगुलेट यानी एक रूल्स लगा देना और उनको बोलना कि तुम इन रूल्स को फॉलो करो, इसको बोला जाता है रेगुलेट। और कंट्रोल यानी कि तुम क्या प्रोडक्शन करोगे, तुम कितना करोगे प्रोडक्शन, तुम रॉ मटेरियल कितने रेट से खरीदोगे, किन से खरीदोगे, ये सब बताना, इसको बोला जाता है कंट्रोल। कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? रेगुलेशन होता है, क्योंकि ये रेगुलेशन बेनिफिशियल होता है किसके लिए? सोसाइटी के लिए। ठीक है। क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल में मान लो ऐसा कोई ड्रग यूजफुल बना लिया जो लोगों को बाद में चल के बहुत बड़ा डिसीज़ देता है या उनकी हेल्थ ख़राब कर देता है सिग्निफिकेंटली, उनका जो लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम है, वो घटा देता है, तो क्या ऐसा ड्रग मार्केट में आना चाहिए? नहीं। इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? कभी कभी कुछ सेक्टर्स को करना पड़ता है रेगुलेट। अब नेक्स्ट होता है कंबाइन सेक्टर। कंबाइन सेक्टर में क्या है? गवर्नमेंट प्लस कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट कंपनी मिलके काम करते हैं। दोनों भी मिलके, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल मिलके जब काम करते हैं तो उनको बोला जाता है कंबाइंड सेक्टर। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज जॉइन हैंड्स टुगेदर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। मान लेते हैं एयरपोर्ट एक एग्जांपल है इसका।
एयरपोर्ट में क्या होता है, एयरपोर्ट जो डेवलप होता है वो दोनों से मिलके डेवलप होता है, एक कंपनी होती है प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके क्या डेवलप करते हैं, कौन सा भी एयरपोर्ट है तो जनरली यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट और कंपनी दोनों मिलके उस एयरपोर्ट को डेवलप करते हैं। मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के फ़ायदे क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इंश्योर इंसेंटिव टू वर्क। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम है जो अपने को कैपिटलिज्म में मिलता है वो यहाँ पे भी मिल जाता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है जो अपने को कैपिटलिज्म में मिलता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में मिल जाता है। ये पहला बेनिफिट है, और इससे क्या मिलता है अपने को, इंसेंटिव, काम करने की इच्छा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन फोर्सेस द प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट देयर इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन। तो प्राइवेट सेक्टर है तो कंपटीशन रहेगी तो अपने को इफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन से आगे जाना है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना है, इसी वजह से क्या होगा, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगा मिक्स्ड इकोनॉमी में। नेक्स्ट, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड टू कंज्यूमर सोवर्निटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये तीनों भी अगर देखो तो ये जो मेरिट्स है ये किसके हैं, अपने को कैपिटलिज्म के मेरिट्स देखने को मिलते हैं कि कंज्यूमर की पावर रहेंगी, कंज्यूमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस रहेगा। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए, इनोवेशन के लिए लोगों के पास क्या रहेगा, एक इंसेंटिव रहेगा, एक मोटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में अपन इनोवेट करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ सकती है। एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, ये भी कैपिटलिज्म का ही है, ये दोनों भी क्या हो गए, कैपिटलिज्म के पॉइंट है कि रिस्क टेकिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव क्या है, इसको भी, मिक्स्ड इकोनॉमी को भी एक सेक्टर को वो ड्राइव कर रहा है। किस सेक्टर को ड्राइव कर रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट मोटिव ड्राइव कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड अथॉरिटी। यहाँ पे दोनों चीज़ें रहेंगी, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी रहेंगी और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। तो कुछ सेक्टर में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो सेक्टर भी क्या हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वेलिटी, जितना कैपिटलिज्म में इक्वेलिटी देखने को मिलता है उससे ज़्यादा इक्वेलिटी अपने को कहाँ पे देखने को मिलेंगी, मिक्स्ड इकोनॉमी में। एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ब्रॉडली पूरी इकोनॉमी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और उस डायरेक्शन प्रोवाइड करने की वजह से एक ग्रोथ तो होती है, प्लस गवर्नमेंट ये मेक श्योर करता है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, जो कि डिसएडवांटेज था किसका, कैपिटलिज्म का। किसका डिसएडवांटेज था, वो कैपिटलिज्म का। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अवॉइडेड थ्रू गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव मेजर्स सच एज एनवायरमेंट एंड लेबर रेगुलेशंस। जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा था कि हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे थे रिसोर्सेज का, जिससे हम आगे बढ़ सके, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, वो बंद हो जाएगा। प्लस लेबर्स को हम उनका एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पे कौन है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट है, ठीक है। कौन है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अब देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ इकोनॉमीज, डिमेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहला सोशलिज्म, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एक डिमेरिट है, वो पढ़ेंगे। एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड इंसेंटिव एंड कंस्ट्रेंट ग्रोथ of the private sector, poor implementation of planning, higher rates of taxation, lack of efficiency, corruption, wastage of resources, undue delays in economic decision and poor performance of public sector। सिंपल सी बात है, वो बोल रहे हैं कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिज्म का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो सोशलिज्म के परसेंटेज के साथ साथ उसके जो भी डिमेरिट्स है वो उसके साथ में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा अपन कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग वाला पढ़ते हैं पहले। अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स, प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू ग्रो डिसप्रपोर्शनेटली, द सिस्टम विल देन बी रिजेंबल कैपिटलिज्म विथ ऑल इट्स डिसएडवांटेज। ये क्या बोल रहे हैं कि सोशलिज्म अगर एक्स्ट्रा हो गया तो सोशलिज्म के डिमेरिट्स आ जाएंगे, और कैपिटलिज्म अगर एक्स्ट्रा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो कैपिटलिज्म के डिमेरिट्स साथ में आ जाएंगे। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब सोशलिज्म कितना परसेंट रखना है और कैपिटलिज्म कितना परसेंट रखना है,
ये परसेंटेज का जो बैलेंस है ये बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कैसे हो सकती है कि हमारे यहाँ पे 30% सोशलिज्म है, 70% कैपिटलिज्म, या फिर हमारे यहाँ पे 50% सोशलिज्म है, 50% कैपिटलिज्म है। ये कोई ना कोई परसेंटेज का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो ये जो परसेंटेज का कॉम्बिनेशन है वो हर इकोनॉमी के लिए अलग अलग होता है। जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो हर इकोनॉमी के लिए अलग अलग देखने को मिलेगा, और वो कॉम्बिनेशन अपने लिए कौन सा है ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन के लिए अपने को बहुत ट्रायल एंड एरर करने पड़ेंगे पहले, और वो जो एडिक्वेट ऑप्टिमम परसेंटेज है ना वो समय के साथ चेंज होते जाते हैं। जैसे जब हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हुई थी तब अपने को पता था कि अपनी इकोनॉमी को अपने को प्रोटेक्ट करना है, जो इंटरनल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए अपने को सोशलिज्म ज़्यादा लेवल पर रखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिज्म। बट आज अगर हम बात करेंगे तो आज हमको कैपिटलिज्म का जो फीचर्स है वो ज़्यादा रखने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू सोशलिज्म, क्योंकि आज अपन अलग स्टेज पे है। जिस स्टेज पे अपन 78 ईयर्स पहले थे उससे अपन अलग स्टेज पे, ठीक है। तो जो प्रॉपर बैलेंस है वो प्रॉपर बैलेंस अपने को मिलता नहीं, और अगर ये बैलेंस गलत हो गया तो अपनी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो जाती है कम, ठीक है। तो ग्रोथ कम होने की वजह से, ये ग्रोथ कम होने का कारण क्या होता है? ग्रोथ कम होने का कारण होता है कि जो प्रॉपर बैलेंस है वो जो मेंटेन करना चाहिए था वो तुमने मेंटेन नहीं किया। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी गोल्डन पाथ नहीं है ऐसे बोला गया। मतलब क्या कि मिक्स्ड इकोनॉमी सारे डिसएडवांटेज जो सोशलिज्म के है वो निकाल देगा, सारे डिसएडवांटेज जो कैपिटलिज्म के हैं वो निकाल देगा, और इस सिस्टम में मिक्स्ड इकोनॉमी में सिर्फ एडवांटेजेस रहेंगे ऐसा नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी डिसएडवांटेजेस रहेंगे। वो डिसएडवांटेजेस आइदर सोशलिज्म के रहेंगे, आइदर कैपिटलिज्म के रहेंगे, या दोनों में मिल के रहेंगे, बट वो रहेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ कोई बिजनेस फुल प्रूफ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है जिससे सारे डिसएडवांटेजेस निकल जा रहे, तो इसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स है अपने पास, कौन कौन सी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब अपने पास साथ ही साथ 4 प्रॉब्लम्स भी है, कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर फ्यूचर, ठीक है। प्रोविजन। तो इसमें अपन देखते हैं कि कौन चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही है। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये अलग अलग सिस्टम में कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर चॉइस डिसाइड कर रहा है, ठीक है। सोशलिज्म में ऑफकोर्स सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर प्लस गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस कैपिटलिज्म में डिसाइड हो रहा है कॉस्ट के बेसिस पे, सोशलिज्म में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड कर रही है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्लस कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर whom टू प्रोड्यूस डिसाइड कर रहा है कैपिटलिज्म में इनकम के बेसिस पे, ठीक है। सोशलिज्म में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्लस इनकम के बेसिस पे, मतलब दोनों के फीचर्स सारे। और प्रोविजंस कितना रखना है यहाँ पे डिसाइड हो रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। सोशलिज्म में वापस डिसाइड करने वाला एक ही पर्सन है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरे चैप्टर का जो है ये क्रक्स बनेगा। तो ये चार्ट एक बार निकाल के देख लेना, तुमको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी इसमें। तो यहाँ पे ये जो अपना चैप्टर है ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। उसका अपना पहला यूनिट भी अपन ने पूरा देख लिया और सेकंड यूनिट भी अपन ने देख लिया। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसका एक बार वो फर्स्ट चैप्टर का मॉड्यूल आप पूरा रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं उसका जवाब वहीं पे आपको दे दूंगा। प्लस नोट्स की बात करूँ तो ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे और लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए